हेलो स्टूडेंट, गौरव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 4 11th क्लास 11th लेसन 4, जिसका नाम है प्राणी जगत। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों प्राणी जगत के बारे में, एनिमल्स वर्ल्ड के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरे अंत तक देखें। प्राणी जगत वैसा जगत जिसमें सभी जंतु आते हैं, उस जगत को प्राणी जगत या एनिमेलिया जगत या जंतु जगत कहते हैं। वैसा जगत जिसमें सभी जंतु जानवर आते हैं, उस जगत को प्राणी जगत या एनिमेलिया जगत या जंतु जगत कहते हैं। दोस्तों, जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप प्राणियों को विभिन्न संरचना एवं स्वरूपों में पाते हैं। जब आप अपने चारों ओर देखते हैं दोस्तों, तो प्राणियों को विभिन्न संरचना एवं स्वरूपों को पाते हैं। अब तक लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है। अतः वर्गीकरण का महत्व अधिक हो जाता है। इससे नई खोजी नई प्रजातियों को वर्गीकरण में उचित स्थान पर रखने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों, प्राणी को किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है, किस आधार पर बांटा गया है, अलग अलग भागों में रखा गया है, उस आधार को पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद हम आगे उसके भागों के बारे में पढ़ेंगे। प्राणी जगत को कितने भागों में बांटा गया है, पहले इस वर्गीकरण का आधार पढ़ेंगे, उसके बाद वो पढ़ेंगे दोस्तों। तो वर्गीकरण का आधार पहले पढ़ेंगे। प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सममिति, प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र व जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। प्राणियों की संरचना एवं आकार में आकार अलग अलग होते हुए भी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सममिति, प्रगुहा की प्रकृति, ये सब आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं दोस्तों। तो ये सभी हम पढ़ेंगे कैसे क्या होता है। वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इन विशेषज्ञों को वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इनमें से कुछ के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इनमें से कुछ के बारे में हम बात करते हैं कि किस आधार पर जीवों को, प्राणियों को वर्गीकरण किया गया है। तो पहला है दोस्तों संगठन के स्तर। दूसरा है असम्मिति या सममिति, द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन। चौथा है प्रगुहा, पांचवा है पृष्ठरज्जु, छठा है खंडी भवन। ये सभी प्राणी जगत के बांटने का आधार है दोस्तों, वर्गीकरण करने का आधार है। तो याद रखना है कि ये सभी वर्गीकरण का आधार हैं। तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो में बने रहें, अंत तक बने रहें दोस्तों, तभी समझ में आएंगे, एकदम अच्छी तरह से समझ में आएंगे। बस वीडियो में बने रहें। तो हम पहले पढ़ते हैं दोस्तों संगठन के स्तर। संगठन के स्तर क्या है उसके पहले जानते हैं। यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिक होते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्राणी जगत में जितने भी जीव आते हैं सभी बहुकोशिक होते हैं, बहुत कोशिका के होते हैं, उनमें अनंत कोशिका भरी होती है, मौजूद होती है। लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते। लेकिन जो जीव होते हैं वो एक ही कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते। संगठन का मतलब होते हैं जुड़ा हुआ। उदाहरण के लिए तो देखते हैं दोस्तों स्पंज। स्पंज में कोशिका बिखरे हुए समूहों में है। एक स्पंज है जो
प्राणी हैं दोस्तों, उनमें कोशिका बिखरे हुए समूहों में होती हैं, अर्थात वे कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाती हैं। वे कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाती हैं। कोशिकाओं के बीच श्रम का विभाजन होता है, मतलब सभी कोशिका अलग अलग काम करते हैं। कोशिकाओं के बीच श्रम का विभाजन होता है। जैसे आप एक परिवार को देखते हैं दोस्तों, उनमें 6 से 7 व्यक्ति होते हैं, सभी अलग अलग कार्य करते हैं कि नहीं। उसी तरह कोशिकाओं के बीच भी श्रम का विभाजन होता है, काम करने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग काम होते हैं। अब कोशिका के उच्च स्तर का संगठन की बात करते हैं दोस्तों। कोशिका से भी उच्च संगठन, सिलेंट्रेट कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है। सिलेंट्रेट में कोशिकाओं की व्यवस्था बहुत अधिक होती है दोस्तों। उसमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर उत्तक के रूप में कार्य करते हैं। उनमें कोशिकाएं आपस में जुड़कर संगठित होकर उत्तक के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए इसे उत्तक स्तर का संगठन कहा जाता है। इसलिए इसे उत्तक स्तर का संगठन कहा जाता है। अब इससे भी उच्च स्तर की बात करते हैं दोस्तों। अब इससे उच्च स्तर का संगठन जो प्लेटीहेल्मिन्थेज के सदस्य तथा अन्य उच्च संघों में पाया जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थेज जीव प्राणी जगत के एक भाग हैं दोस्तों, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, आपको सभी समझ में आएंगे। जिसमें उत्तक संगठित होकर, उत्तक इसमें जुड़कर, सभी उत्तक जुड़ते हैं इसमें, उत्तक संगठित होकर अंग का निर्माण करता है और प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करता है। हम सभी जानते हैं हमारे शरीर में प्रत्येक अंग अलग अलग कार्य करते हैं। प्राणी में जैसे एनेलिड, ऑर्थोपॉड, मोलस्क, एकाइनोडर्म तथा रज्जुकी के अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं। प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह की संरचना अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहा जाता है। तो आपको दोस्तों संगठन के स्तर पूरी तरह समझ में आ गई होगी कि कैसे आपस में जुड़कर एक शरीर बनता है। तो इस तरह जुड़कर एक शरीर बनता है, संगठन के स्तर से ही जुड़कर शरीर बनता है दोस्तों। तो अब आगे की बात करते हैं सम्मिति, असम्मिति की बात करते हैं। प्राणी को असम्मिति के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। प्राणी को असम्मिति के आधार पर भी अलग किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। स्पंज मुख्यतः असम्मिति होते हैं, अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें 2 भागों में विभाजित नहीं करती है। असम्मिति का मतलब होता है दोस्तों 2 भागों में कभी भी ये बट नहीं सकती हैं। यानी कि समझ लीजिए, यानी कि ऐसे प्राणी जो 2 बराबर भागों में कभी नहीं बढ़ते हैं वे असम्मिति कहलाते हैं। तो असम्मिति के आधार पर भी जीवों को, प्राणियों को अलग किया गया है। अब आगे बात करते हैं सम्मिति में। सम्मिति में होता है दोस्तों, इनमें जंतु का शरीर 2 बराबर भागों में बट जाता है। यानी कि असम्मिति का मतलब होता है कि 2 बराबर भागों में बट सकता है। सम्मिति के आधार पर भी जीवों को भागों में बांटा गया, अलग अलग किया गया है। सम्मिति को 2 भागों में बांटा गया है। सममिति को 2 भागों में बांटा गया है। पहला द्विपार्श्व सम्मिति और अरीय सम्मिति। पहला द्विपार्श्व सम्मिति, दूसरा अरीय सम्मिति।
द्विपार्श्व सममिति के बारे में जानते हैं। इनमें जंतु के शरीर को एक काट द्वारा दो समान भागों में बांट सकते हैं। इनमें जंतु को एक काट द्वारा, मतलब एक बार काटने पर दो अलग अलग भागों में बट जाए और यह एकदम बराबर हो। बाएं और दाएं भाग में एक ही प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं। जैसे में हो गया दोस्तों मेढक, मछली, मनुष्य आदि। उन्हें बीचे से काट सकते हैं। मेढक को भी बीचे से काटिएगा तो अलग अलग दो भागों में बढ़ जाएगा, एकदम वैसे ही संरचना होती है। मछली को भी और मनुष्य को भी दो किडनियां होती हैं, दो लंग्स होते हैं, एकदम उसी तरह बीचे से काट दीजिए तो अलग अलग हो जाएंगे। उसी तरह द्विपार्श्व सममिति समझ गए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं अरीय सममिति के बारे में। इसमें जंतु को केंद्र के स्थान से अर्धव्यासों पर एक से अधिक समान भागों में बांटा जा सकता है। इसमें जो जंतु होते हैं उनको एक से अधिक भागों में काटकर बांटा जा सकता है, यानी कि समरूप के आधार पर। इसमें जंतु को केंद्र के स्थान से अर्धव्यासों पर एक से अधिक समान भागों में बांटा जा सकता है। जैसे दोस्तों हाइड्रा को आप देखे होंगे, उसे एक से अधिक समान भागों में बांटा जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों द्विकोरिक तथा त्रिकोरिकी संगठन। द्विकोरिक तथा त्रिकोरिकी संगठन के बारे में। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं, जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित स्थित होते हैं, जैसे में दोस्तों ब्रहा एक्टोडर्म यानी कि बाहरी त्वचा तथा आंतरिक एंडोडर्म यानी कि आंतरिक त्वचा। बाहरी त्वचा और आंतरिक त्वचा। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होते हैं उसे द्विकोरिक संगठन कहते हैं। जैसे बाहरी त्वचा और आंतरिक त्वचा। वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर मेसोडर्म होता है उसे त्रिकोरिकी कहते हैं। वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तीन भ्रूणीय स्तर होता है जिन्हें मेसोडर्म कहते हैं, वे प्राणी त्रिकोरिकी कहलाते हैं। याद रखिए दोस्तों, वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर मेसोडर्म होता है उसे त्रिकोरिकी कहते हैं या त्रिकोरिकी कहलाते हैं। अब प्रगुहा के बारे में दोस्तों। प्रगुहा, जिसे सीलोम भी कहते हैं, शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। शरीर की जो भित्ति होती है दोस्तों, शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति, कुछ जीवों में उपस्थित होते हैं, किसी में नहीं भी होते हैं, तो ये भी वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण आधार है। यानी कि प्रगुहा भी वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण आधार है दोस्तों। तो बात करते हैं आगे। मेसोडर्म, जिसे कहते हैं मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा कहते हैं। मेसोडर्म से आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा कहते हैं तथा इससे युक्त प्राणी को प्रगुही प्राणी कहते हैं। उदाहरण में दोस्तों एनेलिड, मोलस्क, ऑर्थ्रोपोड, एकाइनोडर्म, हेमिकार्डेट तथा कार्डेट। ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जब हम अगले उसके भाग पढ़ाएंगे दोस्तों, प्राणी जगत के जितने भी भाग, प्राणी जगत को बांटा गया जितने भी भागों में, सभी मैं जब पढ़ाऊंगा ना दोस्तों तो ये सभी समझ में आ जाएंगे। अभी ये सब मोलस्क, ऑर्थ्रोपोड सभी उसके भाग हैं,
ये सभी आपको आगे पढ़ने हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे खंडी भवन, जिसे सेगमेंटेशन भी कहते हैं। कुछ प्राणियों में शरीर बाहरी तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है। कुछ प्राणियों में शरीर बाहरी तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है, जिनमें कुछ के अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। उस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। उदाहरण के लिए केंचुओं में शरीर का विखंडी खंडी भवन होता है और यह विखंडावस्था कहलाता है। उदाहरण के लिए केंचुए में शरीर का विखंडी खंडी भवन होता है और यह विखंडा अवस्था कहलाता है। अब बात करते हैं पृष्ठरज्जु के बारे में दोस्तों। पृष्ठरज्जु शलाकार रूपी पृष्ठरज्जु, जिसे नोटोकार्ड भी कहते हैं। शलाकार रूपी पृष्ठरज्जु मध्य त्वचा से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है? मध्य त्वचा से। नोटोकार्ड किससे उत्पन्न होती है? तो मध्य त्वचा से, मेसोडर्म से उत्पन्न होती है, जो भ्रूणीय परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती होती है। जो पृष्ठ सतह में बनती होती है। पृष्ठरज्जु युक्त प्राणी को रज्जुकी यानी कि कॉर्डेट कहते हैं तथा पृष्ठरज्जु रहित प्राणी को नॉन कॉर्डेट कहते हैं और रज्जुकी भी कहते हैं दोस्तों। तो पृष्ठरज्जु भी कंप्लीट हो गई दोस्तों। यानी कि हम जिन जिन आधारों पर प्राणी जगत को बांटा गया है वो हम सभी पढ़ चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में प्राणी जगत को कैसे बांटा गया है, कैसे बांटा गया है, ये सभी हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें दोस्तों। और जो भी समझ में नहीं आए होंगे कमेंट करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय एग्जाम, जय परिणाम।